तो ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। डेली का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करो ही। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं फिर अब देखो जिसके जो गलत हुए वो बताते जाना। ठीक है, मतलब किस कारण से गलत हुए, जैसे मैं सॉल्यूशन बताऊंगा तो आप क्या चीज़ नहीं पकड़ पा रहे थे। ठीक है, तो सब अपना अपना पेपर लेके बैठो और जो गलतियाँ हुई है वो ध्यान से समझना उस चीज़ को। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, पहला पैसेज की बात है। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन क्वेश्चन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी छोटा सा पैसेज है पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, छोटे पैसेज तो उल्टा और ज़्यादा वो रहता है, डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, देखो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद से युक्ति आर्गुमेंट के एक अंश के रूप में न्यूनतम आवश्यक है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप ये जो पूरा सारांश तरीके से आप एक लाइन में उसका एक स्टेटमेंट में आप बता सको कि आप ये भाई ये जो पैसेज है ये बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, अब अपने को मैंने बार बार यही चीज़ बोला कि सबसे पहले होता है मिनिमाइज एक होता है रिडक्शन मेथड होता है। रिडक्शन मेथड में होता है कि भाई 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पता है कि एक ही आंसर आएगा, तो मतलब ये है कि 3 तो कटेंगे। अब 3 कटेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक दिया रहता है वो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें सी वाला स्टेटमेंट पढ़ो। सार्वजनिक नागरिक भागीदारी में अपवाद पूरे तंत्र की समता के लिए सहायक है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम वे में बोल रहा है अपने को। ठीक है, अब आगे देखो। अब देखो जैसे मैंने एक बार हमेशा एक चीज़ बोली है कि पहले स्टार्टिंग लाइन जरूर पढ़ लिया हो। मानव इतिहास ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों की सीमित करते हैं। अब अपने को एक पता लग गया कि एक तो मानव के बारे के मानव ह्यूमन हिस्ट्री की बात चल रही है, दूसरी बात चल रही है कि भाई जो शासन होता है कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित करता है। ठीक है, तो उस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, अब देखो शासन करने में यह मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहली लाइन से मिल रहा है तो अपन अभी इसको भी होल्ड करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मानव उसे प्रभावित करने वाले बाह्य वस्तुओं पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, कहीं एक्सट्रीम कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मानव की बात पहली लाइन में हो रही है तो मानव की बात यहाँ पे भी हो रही है, तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि ए और डी में से आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है। समाज में अधिमानव, सुपर ह्यूमन और अवमानव होते हैं, ये कोई मतलब नहीं है। अरे अगर यार देखोगे, देखो एक मतलब जस्ट एक मतलब स्कैन करना आना चाहिए, कहीं पे सुपर उसकी बात कर रहा है, कहीं पे नहीं। देखो पैसे जो अपने फट से पता लग रहा है, तो ये तो गए, बी और सी तो गए, तो ये रिडक्शन मेथड होता है। अब ध्यान से समझना है चीज़ को। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इस स्ट्रेटेजी से अब धीरे धीरे अप्लाई करोगे ना तो चीज़ें होगी। अब देखो मुझे बताओ किसका किसका ये गलत हुआ था ये क्वेश्चन, उस अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। उस व्यक्ति मेरा गलत हुआ। आपने डी मारा होगा। हाँ। बस अब यही है ना, अब ध्यान से समझना। और किसका गलत हुआ था, अब मैं बताऊंगा तुम्हारा क्या लॉजिक पावर गलत जा रहा है, इसके कारण ये गलत हुआ। ध्यान से समझना आप। देखो शासन करने, अब देखो तुम्हारा जो माइंड सेट है उसको कैच करो, क्यों तुमने गलत किया है, इसको ध्यान से देखना। शासन करने में यह मान्यता निहित है, मतलब ये 100% बात बोल रहा है, समझ रहे हो। श्योरिटी मान्यता निहित है कि अलग अलग व्यक्तियों की क्षमताओं में असमानताएं होती है। ठीक है, अब अगर ये बोल सकता है तो ये तो भाई डिफरेंस मतलब होता है ना कि विभेद कर रहा है कि असमानताएं होती है, तो इसका मतलब तो भाई कोई मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे बारे में बोल दिया जाए कि भाई ये तुम शासन करने लायक नहीं हो, तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे भाई आदमी क्षमताएं गेन कर सकता है। ठीक है, ये तो बोल दे कि नहीं निहित होती है, तो अब देखो पहली बात ये मतलब क्या है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखना। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट है तो श्योरिटी दे रहे हैं, तो और वो जब एक चीज़ याद रखना। अब देखो जैसा भी इस पैसे से कभी भी ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, 2 स्टेट में फंस जाओ तो हमेशा पैसे तोड़ कर सहारा लिया करो जरूर। अब देखो ये क्या बात कर रहा है, मानव इतिहास में ऐसे दावों और सिद्धांतों से भरा पड़ा है जो शासन करने का अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों के सीमित करता है। कि मतलब मानता है कि कुछ ही लोग हैं जो जो शासन करने के लिए होते हैं। अधिकांश लोगों का इसमें शामिल न करना इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया है कि मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आधार बनाया गया है, यहाँ पे समताएं बनाया गया है, यहाँ पे समताओं की बात नहीं हो रही है। किस रूप से आधार न्याय संगत रूप से पृथक किया जा सकता है, राजनीति समाज की मानव को समाज की भलाई और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवहार्यता के लिए न्याय संगत रूप से पृथक किया जा सकता है। समझ रहे हो, तुमने गलती की है, कैपेसिटी की कहीं पे भी बात नहीं हुई है इस पैराग्राफ में। बताओ कहाँ कैपेसिटी की बात हुई है।
मैंने सर इसमें यहाँ से पकड़ा था, इसमें लिखा है सेकंड लाइन में अधिकार केवल कुछ चुनिंदा नागरिकों तक ही सीमित है। तो इस लाइन का इस मतलब तरीके ना से ना तो ना मैंने ना सोचा कि सब में अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो इसलिए कुछ नागरिकों तक ही सीमित है। नहीं नहीं नहीं, यही तो गलती है ना। और मैं फिर बता रहा हूँ, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं, देखो ये जनरल स्टेटमेंट है एकदम। मानव उसे प्रभावित करने वाली बाह्य वस्तु पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है, हाँ क्यों नहीं करता है। और यही तो इसकी वो चीज़ है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो 2015 के बाद अगर आप पैटर्न देखोगे ना, आपको पैसेज में आंसर नहीं मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और जितने छोटे पैसेज होंगे वो उतने ही टफ होते हैं। तो इसका अप्रोच जो मैं बता रहा हूँ, रिडक्शन मेथड है, वही याद रखना ध्यान से। और स्टेटमेंट कौन सा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है, कौन सा जनरल स्टेटमेंट है, ये चीज़ याद रखो। अब ये स्टेटमेंट देखो, कहीं पे पैसेज में इस टाइप की बात ही नहीं की गई, तो ये फालतू की बात है। एक आध स्टेटमेंट तो ऐसे भी होता है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, ध्यान से देखना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपयुक्त परिच्छेद का सर्वोत्तम सारांश रूप से प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष पूछ रहा है, मैंने बार बार हमेशा बोला है कि निष्कर्ष हमेशा कैसे होगा, कुछ सॉल्यूशन दे रहा होगा या कुछ चेतावनी बताएगा, उस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग पढ़ो। वह 2050 तक पृथ्वी जनसंख्या संभावित रूप से 7 अरब बिलियन से बढ़कर 9 अरब हो चुकी होगी। उन सबका पेट भरने के लिए उपयोग के बदलते हुए प्रतिरूप जलवायु परिवर्तन और कृषि योग्य भूमि तथा पेयजल की सीमित मात्रा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य उत्पादन दोगुना करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आखिर के पैसेज पढ़ो। वह कहते हैं कि निर्धन राष्ट्र अपने फसल भंडारण पैकेजिंग सुधार कर सकते हैं और समृद्ध राष्ट्र मांस जैसे संसाधन खादों में कटौती कर सकते हैं। कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी की बात चल रही है, ठीक है। अब इतना तो पता लग गया अपने को। अब ध्यान से देखना कैसे। अब अपने को ऐसे एक्सट्रीम वर्ड पकड़ने, ध्यान से देखो। खाद्य सुरक्षा केवल विकासशील देशों में एक चिरस्थायी समस्या है, क्या बात कर रहे हो। अगर आज ही मान लो कि यूरोप में एक्सपोर्ट ना हो ना इंडिया से, तो वह ना आज ही वहाँ पे वो संकट हो जाएगा। फालतू की बात, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ठीक है, गया। अब आगे देखो। विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैंने कितनी बार बोला, जब भी कोई अगर वो सारांश रूप में बोला, अपने इतना पढ़ा, कहाँ की बात चल रही है, फूड सिक्योरिटी बात चल रही है, ऐसे कोई मतलब ही नहीं। अरे बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्या मतलब है, ठीक है। दो कट गए। अब आगे देखो। खाद्य के सन्निकट अभाव को पूरा करने के लिए विश्व के पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, तो ये लॉजिकल बात हो गई। और अब याद रखो, इस टाइप के स्टेटमेंट हमेशा कट रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एक लगातार बढ़ती हुई सामूहिक चुनौती है, हाँ ये देखो एकदम जनरल स्टेटमेंट है। एक वर्ड देखो, देखो जहाँ गलत करना होता है बहुत तेजी से, केवल, नहीं। अब देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ पे अपने कुछ भी पैसे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अब अगला देखो। सर्वाधिक वेद पूर्व धारणा है, अजम्पशन है, छोड़ो उससे घबराए मत। और अजम्पशन पूछ रहा, कुछ भी नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक लाइन पढ़ो। भारत में अनेक लोगों के विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपने रक्षा व्यय को कम कर दे, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का वातावरण बना सकते हैं। देखो सकते वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं, इसीलिए सही होते हैं। पॉसिबिलिटी बोल रहा है, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होता तब युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित है अथवा मिथ्या तर्क फैलाने वाले, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब एक समझ, और मेरा मानना है कि इतने छोटे से पैसे तो एक बार कुछ आंसर खोजने का प्रयास मत करना, बस एक बार पढ़ के माइंड में कैच कर लेना कि अच्छा ऐसी बात कर रहा है कि हाँ युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसी ऐसी बात है, बस। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ से हम रिडक्शन टेक्निक अपनाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी भारत की बात, भारत में अनेक लोग विचार रखते हैं। भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण में अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से समझो। भारत में अनेक लोगों का विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण अपने रक्षा व्यय को कम कर दे, तब हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति, ये है ना कि ऐसा नहीं कि हम अपव्यय कर रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं बोली गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। भारत में अनेक लोगों का विश्वास है कि हम शस्त्र निर्माण अपने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, नो, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं बोला है, ठीक है। आगे देखो। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हमारे पास अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली हो। कहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कोई बात बोला है, और कहाँ पे ऐसा उल्टा ये बोल रहा है कि अपने को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिकल बात है। अब देखो, मैं फिर बार बार एक चीज़ याद रखना ना। अब जैसे मान लो कि जो इसकी पहली लाइन है उसे पता लग रहा है कि भाई इसमें कटौती होना चाहिए ताकि संघर्ष कम हो, ऐसी तो ऐसा कोई स्टेटमेंट खोजो। हमारे शस्त्र प्रणालियों के निर्माण से हमारे पड़ोसी हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए उत्तेजित हुए हैं। हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे, हमारे पड़ोसियों के साथ साथ संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना। अब ये देखो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, ये आंसर है, परंतु ये इनडायरेक्ट वे से मिल रहा है। अब देखो कैसे।
भारत में अनेक लोगों का विचार है कि यदि हम शस्त्र निर्माण पर अपना रक्षा व्यय को कम कर दें तब हम अपने पड़ोसी के साथ शांति वातावरण बना सकते हैं, जिससे उत्तरोत्तर संघर्ष कम होगा तो युद्ध मुक्त स्थिति बनेगी। जो लोग इस प्रकार के विचार घोषित करते हैं वे या तो युद्ध पीड़ित है या तो मिथ्या तर्क फैला रहे। मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है ये फॉल्स है, आप इसको सही नहीं मान सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम शस्त्र निर्माण पर जितना अधिक व्यय करेंगे, जितना एक्सपेंडिचर अपन बढ़ाएंगे अपन डिफेंस में, हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होगी। क्योंकि इसने आधा इसको क्या बोला है, ये फॉल्स है, तो ये सवाई सी बात है। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हुआ, यही तो हुआ ना। और ये बात तो सही भी है ना। अभी देखो ना, भारत का जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो रक्षा में हो रहा है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अपन एक तो पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश है, एक है चाइना जैसा देश है। अगर सोचो कि भारत अगर आज अपना एक्सपेंडिचर कम कर दे तो ऑटोमेटिक है जो पाकिस्तान है उसके पास और ज़्यादा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो और ज़्यादा फिर भारत पे खतरा बनाए रहेगा ना। तो इसलिए करना पड़ता है। अगर लॉजिकल वे से भी सोचोगे तो आप इसमें आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो अब 2015 के बाद में पैटर्न चेंज हुआ पैसेज का। आप पैसेज पढ़ के भी आंसर नहीं निकाल सकते, तो इसमें आपको दोनों मेथड अपनाने में फिर बार होता है, रिडक्शन मेथड, ठीक है, साथ के साथ हल्का सा पैसेज का नॉलेज। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चनों में जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बहुत सारे क्वेश्चनों में देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इधर देखो कौन सा इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, ध्यान से देखना। अब देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, पहली और आखिरी लाइन पढ़ने की आदत डालो। विश्व की बाल मृत्यु में लगभग 5वां भाग भारत का है। संख्या के आधार पर दुनिया में सर्वाधिक बाल मृत्यु लगभग 16 है। तो इसका मतलब पता लग गया कि जो बाल मृत्यु होती है वो बहुत चैलेंजिंग, इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की विषय है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इसी के बारे में पूरा पैसेज है। अब यहाँ से पढ़ो। अब इसके रीजन बता रहे, इसमें बाल विवाह का प्रचलन, युवतियों में अरक्ता, एनीमिया की कुस्वरता की स्वच्छता पर विशेष ध्यान न देना होना शामिल, जो सभी बाल मृत्यु दरों को प्रभावित करती है। अब इसका पता भी लग गया, रीजन भी है, तो अपने को पता लग गया बाल मृत्यु के बारे में बात है, स्वाभाविक सी बात है। बहुत से भारतीय निरक्षर है, इसलिए आधारभूत स्वास्थ्य आचरण को मूल्य ही नहीं पहचानते। क्या बात कर रहे हो? जो माँ बाप अनपढ़ है उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कहाँ कर दे बड़ा कर दिया, ऐसा है नहीं, कोई हेल्थ की जानकारी नहीं है उनको। कितने इलॉजिकल बात बोल रहा है। ठीक है, आगे देखो। भारत की जनसंख्या अति विशाल है और केवल सरकारी लोग स्वास्थ्य सेवा को प्रबंधन नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो? एकदम गवर्नमेंट को नेगेटिव चश्मे से दिखा रहा हो, तो ऐसे काट दोगे। ठीक है, प्रबंधन ही नहीं कर सकती, सोचो, मैनेज ही नहीं कर सकती। क्या बात करी इन। जब भी याद रखना, जब जीएस हो चाहे सीसेट हो, जब गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे कोई अगर बात कर रहा है तो बहुत नेगेटिव बात होगी गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, तो वो ऐसे कट जाएगा। गर्भ धारण योग्य महिलाओं का पोषण बाल मृत्यु दर को प्रभावित ही नहीं करता है। देखो इस टाइम, अब देखो इसमें कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बिना पैसे पढ़े आंसर आ गया। मातृ स्वास्थ्य तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने और सबको सुलभ कराने से इस समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव वे, पॉसिबल स्टेटमेंट, डिजायरेबल स्टेटमेंट। देखो साफ पता लग रहा है आंसर। अब कहीं जरूरत हुई बस मैंने ये हल्की से जो आदत है ये पढ़ने की आदत डालो। अब देखो इधर, खाद्य पदार्थ उनको खाने वाले मनुष्यों की अपेक्षा अधिक यात्रा करते हैं। हाँ, जैसे मान लो कि राजस्थान का कोई आइटम है सऊदी अरब में जाके बिक रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ऐसी ऐसी बात चल रही है, पैकेजिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि अपनी एकदम पता लग गया कि फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है इसमें, वायु प्रदूषण, पशु परिंदों, खाद्य पशु, तो इतना अपने को आइडिया हो जाना चाहिए। खाद्य सुरक्षा बढ़ जाती है क्योंकि ये उत्पाद उन क्षेत्रों से आते हैं जो अपनी जनसंख्या उपयुक्त खाद्य पदार्थों को नहीं खिला पाते। ठीक है, तो अपन इतने को पता लग गया कि मोटा मोटा आइडिया कि फूड सिक्योरिटी की बात में हो रही है और फूड प्रोसेसिंग भी साथ में है। अगर ये दोनों मर्ज होती है तो अच्छी बात है। अब देखो ये GS3 का इकोनॉमी का सिलेबस वाला पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से खत्म सही है अपने को ये देखना है। ठीक, ध्यान से समझना। क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरण अनुकूल व्यवहार का एक हिस्सा है। अब देखो ध्यान से समझना, यही तो चीज़ है जो अच्छी है। अब देखो ध्यान से कैसे, क्योंकि देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे इसमें बोला है, अगर आप ऐसे बने तो कॉमन लॉजिक में सोचोगे, जैसे मान लो कि जैसे राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो बाजरा और रागी इनके लिए अच्छी है, तो अगर वहाँ के लोग इसको कंज्यूम करते हैं ना तो वो बहुत अच्छा है। एक तो क्या होगा कि प्राइस कम होगी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छा मिलेगा। पर वही है कि उस मान लो कि बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, जैसे चावल हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ की इकोलॉजी के लिए, अब जैसे मान लो ध्यान समझना, अब राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा चावल खाने लग गए तो भाई स्वाभाविक सी बात है चावल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब प्रोडक्शन के लिए वो क्या करेंगे, मान लो कि ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ये इन्वायरमेंट के लिए तो नेगेटिव हो जाएगा ना। राजस्थान की इकोलॉजी है कि भाई वहाँ बाजरा रागी खाए लोग,
तो वो स्वाभाविक सी बात है। तो अब ध्यान से पढ़ो, अब इस स्टेटमेंट को वापस से दोबारा पढ़ो। क्षेत्रीय रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों का उपभोग करना, मतलब जैसे मान लो बाजरा राजस्थान के लोगों के लिए, और लंबी यात्रा से लाए गए खाद्य पदार्थों पर निर्भर न होना पर्यावरणीय अनुकूल व्यवहार का एक हिस्सा है। देखो ये एक वर्ड में फिर दोबारा बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटी शो कर देता है, सही है, ठीक है, तो ये सही है। अगला देखो, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ डालता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे डालता है इस चीज़ का। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव चीज़ है, ये कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है, अब मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इंडिया को पता है, भारत को वाटर का एक्सपोर्ट कंट्री बोला जाता है, कि भारत जो है वाटर का निर्यात करता है। कैसे? भारत क्या करता है, चावल उगाता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। अब चावल को क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट कर रहा है तो सोचो कितना अपने को ग्राउंड वाटर इस चावल के लिए चाहिए। तो इसके कारण क्या है, वाटर का एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये तो नेचुरल जो रिसोर्सेज है उस पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ना, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, किसान को क्या चाहिए भाई, बाहर ज़्यादा बिक रहा है और फूड प्रोसेसिंग हो रही है वो चीज़ें, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, तो ये देखो बोझ डालता है। बोझ डालना स्वाभाविक सी बात है। आप ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे, तो ये बात सही है, कोई नेगेटिव बात नहीं बोल रहा हूँ, सही है। जनरल वे से सोचोगे सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और मैं फिर बता रहा हूँ, मिलते जुलते जो मैं आर्गूमेंट देता हूँ ना, इन चीज़ों को याद रखना, लिख लिया करो, क्योंकि यही आर्गूमेंट आपको मिलेंगे आगे फ्यूचर में, पैसेज में मिलेंगे, जीएस के आंसरों में मिलेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब ध्यान से देखना। मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि मेरे स्वाभाविक शर्मीलेपन के कारण सिवाय यदा कदा हास्य का पात्र बन जाने के मेरा किसी भी तरह और कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये मतलब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बारे में बता रहा है, ठीक है। इसका आगे निष्कर्ष क्या है, यह समय का घोर अपव्यय है। मेरी लज्जनशीलता दरअसल मेरी ढाल और आड़ी बनी रही, उससे मुझे परिपक्व होने का लाभ मिला, सत्य को पहचाना मुझे उससे सहायता मिली। तो मतलब ये बोल रहा है कि जो वैसे व्यक्ति होता है ना जो अपने आप से बातें करते रहते हैं, ठीक है, कभी कभी लोग उसका मजाक भी बनाए, ठीक है, परंतु उसको हमेशा इसका लाभ भी हुआ आखिर में जब उसने कंक्लूजन निकाला, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इसको। तो इतना समझ में आ गया कि किस टाइप के स्वभाव की बात कर रहा है। लेखक कहता है कि उसके जीभ या कलम से बिना विचारे शायद ही कोई शब्द निकलता हो। तो ये देख, खुद ही शर्मिला था, ऐसा था, तो बहुत सोच समझ के बोलता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वेद कारण नहीं है, कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण, मतलब ऐसा कौन सा कारण नहीं है जिसके कारण वो ऐसा कर, मतलब यह मान लो कि इसको हटा दो, ऐसा कौन से वेद कारण है जिसके कारण वो ऐसा करता था, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, अब स्वाभाविक सी बात है, देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे आपने ये बचपन से कहावत सुनी होगी कि बहुत किसी को मतलब बोलते हैं तलवार की जो मार होती है कोई इंसान भूल जाए, पर एक जो शब्दों के जो बाण होता है कभी वो भूलता नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा ही नहीं है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा है, मतलब गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आंसर तो यही होगा। अगर यहाँ पे नहीं बोलता तब ये आंसर नहीं आता, तब तो अपन जानते ही हैं, तब इस टाइप के स्टेटमेंट अपन काटते हैं, परंतु ये पूछ ही रहा है, इसका वेद कारण नहीं है, नहीं है तो यही है, अपना समय बर्बाद करने का उसका कोई इरादा ही नहीं है, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, वो गलत ही स्टेटमेंट पूछ रहा है अपने से, आंसर तो ये हो गया। पर आगे देखते हैं, जैसे नेगेटिव है तो नेगेटिव स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर हो गया, नेगेटिव पूछ रहा था अपने को। वह शब्दों के मिथ्यात्व में विश्वास करता है, कितनी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये तो, ठीक है। वह अपने विचारों पर काबू रखने में विश्वास रखता है, ये भी पॉजिटिव बात है। और उसे बोलने में संकोच होता तो उसने स्टार्टिंग में पहली लाइन में बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बोलने का जो संकोच मुझे पहले से कष्ट करता है वो आप सुख कर है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कोई इरादा नहीं, वो अपना समय बर्बाद करने उसको कोई इरादा नहीं है, ये तो एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया और ये गलत ही पूछ रहा है अपने से, ये तो स्वाभाविक सी बात है, लॉजिकली आप इसका आंसर दे सकते हो। अब आगे देखो, लेखक के अनेक खतरों से बचे रहने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या था, देखो स्वाभाविक सी बात है, इसने अपने क्या समझ में आया कि वो सोच समझ के बात करता है, कम बोलता है, उस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो कुछ भी बोल रहा है तो वो बिना थिंकिंग प्रोसेस करते कुछ नहीं बोलता, वह बिना विचारे साहित्य कोई शब्द बोलता है या लिखता। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि उसका एकमात्र रीज़न है जो उसको हमेशा बचाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। हल्का सा एक से अगर पैराग्राफ देखोगे तो फट से आपको पता भी लग जाएगा, पर एक खुद ही सोचो ना लॉजिक, आपने को इतना पता लग गया कि वो कम बात करता है, ठीक है, कभी कभी उसको नुकसान हुआ इन चीज़ों का, पर बाद में उसको हमेशा फ़ायदा हुआ, आखिरी में कंक्लूजन उसको क्या हुआ, सत्य को पहचान मुझे उससे सहायता मिली, ठीक है, परिपक्व होने का टाइम मिला उसको, ठीक है।
तो वह अत्यंत धैर्यशाली की बात नहीं है यहाँ पे, बात कम बोलता है, बोलने की बात चल रही है, ठीक है। उसका विश्वास है कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, फालतू की बात। वह सत्य को उपासक है, ऐसी कोई बात ही नहीं। अब देखो यही अपने को पहली लाइन, जो पहला पैराग्राफ और लास्ट जो पैराग्राफ पढ़ने से पता लग जाता है कि इसमें आखिर में किसकी बात चल रही है। तो बोलने की बात चल रही है, तो तीनों स्टेटमेंट ऐसे ही बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब मैं फिर बार बताऊँ, जो आप लोगों ने जो गलती की वो सोचो कि आप क्या सोच रहे थे उस टाइम जब इसको कर रहे थे गलती, ठीक है। तो अब आगे देखो, लेखक के लिए किस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है, ठीक है। ध्यान से सोचना। अभी पूरा जो पैसेज किस पे है, बोलने पे है, ठीक है। बोलने की बात है, स्वाभाविक शर्मीलेपन पे मौन आवश्यक है, बोलने में संकोच करना, विचारों पर काबू रखना, या बड़ा चढ़ाकर बोलने की प्रवृत्ति पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक। मौन स्वाभाविक सी बात, आप मौन रहोगे तो कब। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता है तो आप उसको क्या बोलते हो, अरे चुप रहा कर थोड़ा बहुत, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, बोलने में संकोच करने पे नहीं, अरे ये नेगेटिव बात हो गई। विजय पाने के लिए स्वाभाविक सी बात है, बड़ा चढ़ाकर बोलने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर आपको ज़रूरी है कि आप उस पर कंट्रोल करो, ठीक है। तो ये चाहिए। देखो, मनुष्य की स्वाभाविक कमजोरी है कि वह जाने अनजाने में अक्सर बड़ा चढ़ाकर बोलता है, अथवा जो कहने योग्य उसे छिपाता है या भिन्न रूप में कहता है। इस पर विजय पाने के लिए मौन आवश्यक है। देखो, डायरेक्ट आंसर दिया है। तो मैंने फिर बार बार बता रहा हूँ, ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो यहाँ पे डायरेक्ट ये देखो, विजय पर मौन कहाँ फट से दिख जाएगा। इसीलिए मैं फिर बार बता रहा हूँ, जैसे अभी 2011 से लेकर 14 तक कंप्लीट हो चुका है, आज 15 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये प्रयास करो, जाके पैसेज में आंसर खोजने का प्रयास करना। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में माइंड चलेगा, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो अभी बैठे बैठे, और जितना प्रैक्टिस करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में एकदम परफेक्ट, और कोई तरीका नहीं इस एग्जाम में, ठीक है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और मैं फिर बता रहा हूँ उस लेवल पे अगर इन 11-13 साल के जो पेपर है, और पैसेज में इसके अलावा कुछ करने की सोचना भी मत। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इन्हीं को ही करो, बार बार करो, लॉजिक मिलेगा, क्वेश्चन खोजो, ठीक है। और स्ट्रेटेजी अपनाओ, कभी पढ़ के करो, बिना पढ़े करो, बार बार इन्हीं पेपरों को करते रहो, आपको एक अच्छे परफेक्शन लेवल पे ले जाएंगे, ठीक है। निम्न में कौन सी साधित तार्किक युक्तिसंगत उदाहरणों परिचय से बनाई जाए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आदत अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों की जिम्मेदारी बनती है कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करें और स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो ये तो अपने पता लग गया कि किस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, घाटे की बात तो यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि राज्य विद्युत बोर्ड जो वितरण परिपथ जाल के 95% भाग का नियंत्रण करते हैं, अत्यधिक गहरे घाटे में डूबे हुए हैं, इसलिए उज्ज्वला स्कीम में चली थी। घाटे आगे राज्यों के सेवा प्रदाताओं को नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से उत्साहित करते हैं, क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना जीवाश्म ईंधनों को अपनाने से अधिक महंगा है। तो एक मोटा मोटा अपने को आइडिया लग गया है, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना कौन कौन से स्टेटमेंट कटेंगे। अब देखो, रिडक्शन मेथड अपनाओ। अब नेदरलैंड राज्य को विद्युत के लिए सदा, देखो एकदम एक्सट्रीम वर्ड, सदा समुद्र राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता। क्या बात कर रहे हो, एकदम नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। आगे देखो, समृद्ध और निर्धन राज्यों के बीच अत्यधिक आर्थिक असमानता भारत में अधिक कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण है, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं पक्का बताऊँ, तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये भी मारा होगा आंसर, ठीक है। अभी आगे और देखते हैं। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब भी ऐसा लगे तो पहली बात तो ना, ये प्रमुख कारण बोल दिया ना, तो ये स्पेसिफिक हो गया स्टेटमेंट। और मैं फिर बार बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक स्टेटमेंट गलत होते हैं। इसने बस एकमात्र रीजन बोल दिया कि यही कारण है कार्बन उत्सर्जन का, कि इकोनॉमी की जो डिफरेंसेज है उसी के कारण कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होता है। ये फालतू की बात है, ठीक है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया। अब आगे देखो, राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये आंसर मारा होगा, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसा लगे कि 2-3 स्टेटमेंट में डाउट है, ठीक है, तो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि हमेशा ट्राई कर लिया, हल्का सा पढ़ लिया करो, आंसर आ जाएगा। ये बताओ कितने लोगों को गलत हुआ था ये? अरे गलत हुआ होगा, मैं पक्का बता रहा हूँ जी। मेरा हुआ था सर ये, तुमने मैंने उसमें मेरी गलती थी सर। मैंने पहला ऑप्शन शायद मैंने पढ़ा सॉल्व करते टाइम, अगर मैंने देखती ना ये नवीकरणीय ऊर्जा वाला, तो फिर मैं इसी को टिक करती। चलो ठीक है, अब इधर देखो, शायद इसको मुझे बाद में ध्यान आया कि ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब देखो इधर, अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों को नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने और अपनाने में अग्रणी होना चाहिए। एकदम डिजायरेबल स्टेटमेंट है, और ये पॉजिटिव रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब पहला लाइन अब यहाँ पढ़ोगे, ध्यान से देखना। अपेक्षा समृद्ध राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि कार्बन उत्सर्जन कम करे और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में निवेश को प्रोत्साहित करो। यही आंसर छिपा, इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, यही आदत मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि पहला भी पैराग्राफ पढ़ोगे आप, उससे आंसर आ जाएगा।
ये भी राज्य हैं जिनको बिजली उपलब्ध है, जिनका विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से हुआ है, जिनकी प्रतियों की आय सब उच्च है, जिस कारण भारत को पर्यावरण अनुकूल बनाने का भार वहन करने तो सक्षम हुए हैं। दिल्ली उदाहरण के लिए इस रूप में मदद कर सकती है कि छतों के ऊपर सौर पैनल के प्रयोग से अपने स्वयं के उपभोग की स्वच्छ बिजली उत्पादित करे और निधन राज्यों को उनके स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करके मदद कर सकती है। साफ सीधा सीधा दिया है। अब देखो ये राज्य विद्युत बोर्ड स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को अपनाकर अपने वित्तीय संसाधन लग सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कटेगा डायरेक्ट यहाँ पे पहली लाइन से आंसर आ रहा है। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये पहली लाइन, पहली और आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पैसेज के लिए। ठीक है, आप इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। स्टेज ऑफ केरोसिन ग्रामीण पृष्ठभूमि में सजाएगी अनेक वर्षों से विवाहित किंतु निसंतान दंपति गुलेरी और मानक की कहानी है। तो इस किसी के बारे बता रहा, जो मानक की माँ जो है खानदान के नाम को आगे जारी रखने तो एक पोता पाने के लिए तड़प रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया मोटा मोटा कि पैट्रियार्कल थॉट से बात है। ठीक है, अब देखो जब उसकी दूसरी संतान पत्नी एक पुत्र को जन्म देती है तो मानक बच्चे को बहुत देर तक घूरता रहता है और फूट पड़ता है, इसे यहाँ से दूर करो, इसे केरोसिन की दुर्गंध आती है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके माँ को जला दिया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा। अतः गुलेरी की गैर मौजूदगी में मानक का पुनः विवाह करा देती है और मानक को जनिचों को निष्क्रिय दर्शक सा बना रहता है। इस बीच उसका एक मित्र सूचित करता है कि गुलेरी ने पति के दूसरे विवाह की बात सुनकर अपने कपड़ों को केरोसिन डाल लगा। देख लो, मैंने बोला था ना। तो इस मानक का दिल टूट जाता है और वो एक मुर्दा इंसान तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। ठीक है, तो ये अपने पता लग गया कहीं ना पैट्रियार्कल की बात कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यह संवेदनशील समस्या आधारित कहानी पाठकों को किसके बारे में जागरूक करने का प्रयास करती है? पैट्रियार्कल माइंडसेट की बात है। अब देखो सीधा सा पता लग रहा है, प्यार और विश्वास का ऐसी कोई बात ही नहीं। महिलाओं के लिए विधिक संरक्षण की, पुरुषवाद और अन्य ने कहना पैट्रियार्कल माइंडसेट कि पुत्र ही चाहिए, पैट्रियार्की, समझ रहे हो? तो वो वाला सीधा सा। और मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप के क्वेश्चनों में डायरेक्ट ये सोचा करो कहाँ यूपीएससी, मैं फिर बार होता यूपीएससी माइंडसेट कहाँ जाएगा? ये फालतू प्यार विश्वासघात यूपीएससी इन कभी नहीं। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत आइडिया लगाओगे तो पता लग जाता है उससे। ठीक है, अभी इधर देखो, सरकार का चरम लक्ष्य डराकर शासन करना या नियंत्रण करना नहीं है और न ही आज्ञाकारिता की अपेक्षा रखना है, बल्कि इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को डर से मुक्त करना है जिससे वह हर तरह से संभव सुरक्षित जीवन जी सके। अब देखो गवर्नमेंट कितना अच्छी डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, और आई थिंक वो पैसेज कंप्लीट हो गया। तो अब आखिरी में पढ़ो, सरकार को इस प्रकार सहायक होना चाहिए कि लोग सुरक्षित महसूस करते हुए अपनी बुद्धि और शरीर को विकसित करने और मुक्त होकर अपने विवेक को प्रयोग करने में समर्थ बना सके। अब देखो यही यूपीएससी 2018 में जीएस का क्वेश्चन बना था। पिछले 12 बता दूँ, पैसेज को पढ़ो, ये फालतू के पैसे नहीं है, बहुत अच्छे। अब देखो इसमें सरकार के बारे में कितना अच्छा दिया है। अब इतना पता लग गया कि इसमें सरकार के बारे में है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो, अब रिडक्शन टेक्निक अपनाएंगे अपन। ठीक है, अब देखो बहुत जब आगे आप बढ़ोगे ना तो ये फालतू चीज़ें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, जहाँ पढ़ने की जरूरत होती है मैं बता देता हूँ, वहाँ जो कुछ लाइन दिया रहता है ये इनफिट कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आगे बढ़ो। इनका मैं सोचा करूँ, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो इधर, सरकार का प्राथमिक सरोकार अपने सभी नागरिकों को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, सोचो, काटो, एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट कट गया, आगे बढ़ो। सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो देश के लोगों को पूर्ण शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्या बात करो, सबके लिए बॉडीगार्ड अवेलेबल है क्या? आगे देखो, सर्वश्रेष्ठ सरकार वह है जो नागरिकों को जीवन के सभी विषयों में पूर्ण स्वतंत्रता देती है। क्या बात कर रहे हो? फिर आर्टिकल 19(1)(2) में सब क्लोज में वो क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाए गए? अब देखो डायरेक्ट आंसर आ गया, सरकार का वास्तविक लक्ष्य नागरिकों की सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित। यही तो फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। ठीक है, तो देखो राजनीतिक स्वतंत्रता बात करता है फंडामेंटल राइट, और सामाजिक जो बात करता है डीपीएस पे। यही तो पढ़ते हैं अपन, सीधा सा आंसर आ गया। ये भी गलत किया गया किसी ने, ये गलत किया तो फोड़ दूंगा, किसी ने गलत किया तो। ये किसी ने, किसका गलत हुआ है? हुआ होगा पक्का, मैं बता रहा हूँ, बहादुर लोग हैं पर बता नहीं रहे हैं अभी, बहुत सारों ने तो किया ही नहीं है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, करके बैठा करो तभी फायदा है। अब आगे क्लासेज होगी तो मेरे को मतलब नहीं है क्लासेज करने का, फिर अब टाइम पास कर रहे हो फिर तैयारी में, मैं फिर बार बता रहा हूँ। चलो ठीक है, अब आगे देखो, हमारे नगर निगमों में कर्मचारियों की कमी है। ठीक है, कर्मचारियों के कौशल तथा सक्षमताओं का मुद्दा और भी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। तो अपने को पता लग गया कि किस बारे में बात हो रही है। अब देखो ये होता है, अगर आपको जीएस की पकड़ है, करंट अफेयर जम चीज़ हो तो ऑटोमेटिक तुम्हें आइडिया लग गया किस बारे में बात चल रही है। आगे पढ़ो। इसमें काडर और भर्ती नियम सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं को निर्धारण करते हैं, उनमें प्रबंधकीय तकनीकी सक्षमताओं को या संगत कार्य अनुभव का कोई उल्लेख नहीं होता है।
अधिकांश नगर निगमों की यह स्थिति है, उनका संगठनीय अभिकल्प या डिजाइन संरचना भी कमजोर है। तो अपने को मोटा मोटा आइडिया किया कि इनके जो है उसकी बात कर रहा है, ठीक, क्वालिटी कैसी है इनकी, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना। अब इधर आओ, रिडक्शन देखो, अब ये कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इधर आओ। हमारा देश तीव्रता से हो रहे शहरीकरण की समस्याओं के प्रबंधन के लिए जनांकीय लाभांश का लाभ ही नहीं उठा रहा है। पहली बात इसमें देखो, कहीं पे जनांकीय लाभांश की बात नहीं है। देखो ये होता है यूपीएससी कैसे फंसाता है, कहीं पे भी जनांकीय लाभांश की बात नहीं है। आपने देखो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग लाइन पढ़ने के राखी लाइन, इससे पता लग रहा है भाई जो नगर निगम है वहाँ इनएफिशिएंसी है, स्किल नहीं है, उसके बारे में बात चल रही है। लाभ ही नहीं उठा रहा, ये फालतू की बात होगी, ठीक। अब अपने को पता है कि वहाँ मैनेजमेंट की है, वहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखना है, कहीं स्किल की वैसी बात हो रही है। अब देखो, पहला, शहरी सेवाओं के प्रदान किए जाने का कार्य बहुत जटिल मुद्दा है। बहुत जटिल मुद्दा मतलब समझ रहे हो, नेगेटिव बात, जिसके लिए पूरे देश में नगर निकाय संगठन विस्तार की आवश्यकता है। क्या अरे बात मैं फिर बताओ, याद करो जो 2011 का पहला पैसे तो उसमें क्या था भाई, सरकार का आकार बढ़ा। अरे सरकार का आकार बढ़ाने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होगा, एफिशिएंट होने चाहिए वो, ठीक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संगठन का विस्तार बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऐसे गया। अब इधर देखो, कौशल युक्त कर्मचारियों की कमी ऐसी संस्थाओं के अभाव के कारण है जो नगर प्रबंधन में अपेक्षित कौशल प्रदान करें। अच्छा, ये बोल रहा है कि भाई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, उसके कारण ऐसे लोग, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे शहर बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन उपलब्ध करा सकते हैं यदि, अब देखो कितना पॉसिबल स्टेटमेंट है, सकते हैं बोल भी दिया, पॉसिबल स्टेटमेंट। क्या करना होगा इसके लिए, यदि हमारे स्थानीय शासकीय निकायों के पास अपेक्षित कौशल और सक्षमता वाले यथेष्ट कर्मचारी हो। कितनी अच्छी बात है, यही देखो, अगर पहली लाइन पढ़ोगे यहाँ से यही पता लग रहा है कि कर्मचारी के पास कौशल और सक्षमता का मुद्दा और भी बड़ी चिंतित है। तो अपने को क्या करना चाहिए, इनको कौशल प्रोवाइड करना चाहिए, सक्षमता का मुद्दा है तो ऑटोमेटिक सॉल्यूशन प्रदान कर सकते हैं। अब देखो ये होता है, अब मैं पक्का बता रहा हूँ, बहुत सारे जो गलत हुआ उसने सही मारा होगा, और सही मार रहे हो तो आप ये नहीं सीख रहे हो अभी भी, कहाँ पॉसिबल स्टेटमेंट बात है, ठीक है। कितना अच्छी बात बोल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कारण दूसरी संस्थाओं पे थोपा जा रहा है, दैट्स द रॉन्ग वे। अरे आप अपने अंदर की कमी अपने अंदर से सुधार करो ना भाई। अगर मान लो कि एमसीडी में करप्शन की प्रॉब्लम है, कर्मचारी उनको स्किल अप करो आप, दैट्स द गुड वे, ठीक है। अब आगे देखो, वनों में बड़े झुंडों में रहने वाले फ्लेमिंगो सामाजिक और अत्यंत निष्ठावान होते हैं। चलो ठीक है, अपने पता लगे फ्लेमिंगो के बारे में बात हो रही है। वे समूह संगम नृत्य करते हैं और नर और मादा पक्षी अपनी चूजों से बहुत प्यार करते हैं, और जब नर और मादा दोनों भोजन तलाश में दूर उड़ जाते हैं तब सुरक्षा के लिए उन चूजों को क्रेच में एकत्र रखे जाते हैं। तो सोचो कि ये बता रहे हैं कि उनका सिस्टम कैसा है, क्या है, ध्यान से देखना आप। अब देखो कैसे कटेंगे इसमें। पहला वर्ड देखो, सभी स्पीसीज के पक्षियों में सामूहिक निर्णय का अनिवार्य है ताकि उनकी संतति पूरी तरह मैं फिर बता रहा हूँ, जिनके गलत हो रहे हो देखते जाओ क्या गलतियाँ कर रहे हो तुम, क्या वर्ड नहीं पकड़ रहे हो, देखो पूरा एकदम यहाँ दिख रहा है, ठीक। आगे पढ़ो, सिर्फ ये भी क्या हो गया, स्पेसिफिक, सिर्फ पक्षियों में सामाजिक व्यवहार विकसित करने की क्षमता होती है तभी अपने चूजों को सुरक्षा को पाने, ये सिर्फ से कट जाएगा, ठीक है। सभी स्पीसीज के पक्षी अपने चूजों को सामाजिक व्यवहार निष्ठ देखो, अब देखो ये पॉसिबल स्टेटमेंट ऐसे सही होते हैं। कुछ स्पीसीज के पक्षियों में सामाजिक व्यवहार असुरक्षित विश्व में जीवित बने रहने की क्षमताओं को बढ़ा देते हैं। आंसर आगे, ये किसका गलत हुआ था, मैं पक्का बता रहा हूँ। अब ये बहुत बड़ी गलती है, इतने बहादुर लोग फिर नहीं हुआ सर, ये तो गलत नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोग तो किए नहीं है ना, तो वो तो बस क्लास में मुंह हिला रहे हैं बस, और कुछ ही नहीं है। अब है ही नहीं सही कुछ क्लास में, काजल के अलावा, काजल और मैं ये सब भाग गए। और काजल तुमने भी पेपर नहीं किया? सर कर लिया, आज ही दिन में लगाया था मैंने वाला 2015 का। कितने सही हुए सर मेरे 18 सही हुए थे। जो गलत होते जा रहे हो देखते जाओ क्यों गलत हुए थे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, अब आगे देखो। गलत जो हो रहे हैं ना उसको मतलब मिस्टेक हो रही है। जैसे मैंने बताया कि मैंने उसको पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ा होगा तो मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने इसको पढ़ा था। ये आंसर में था, तो वो ऑब्जेक्ट और करो। जो गलत हो रहा है ना वो दो ऑप्शन में फंस रहा है ना, वो ही वाले गलत हो रहे हैं। तो मैंने बोला था ना उसके लिए हल्का सा पैसेज पढ़ने की आदत डालो, हल्का सा पैसेज डालो। चलो ठीक है, अब इधर देखो, अगला देखो। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय नागरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं जिनके बैंक खाते नहीं है, ठीक है। ये वित्तीय और प्रक्रियात्मक फंक्शन रूप से अशिक्षित है और प्रौद्योगिकी के साथ इनका अनुभव नगण्य है। एक विशेष क्षेत्र में जहाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण मनरेगा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के रूप में मजदूरी दी होती है, एक अनुसंधान अध्ययन किया गया था, ठीक है। अपने को इतना पता लग गया।
तो इस अनुसंधान में अध्ययन के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाता रखने का दावा करने वाले परिवार में 1/3 से अधिक परिवार ने बताया कि अभी भी मनरेगा की मजदूरी नगद रूप से सीधे गांव के नेता से प्राप्त कर रहे हैं। तो अब इतना पता लग गया, एक मोटा मोटा आइडिया। ध्यान से समझते देखो कैसे आंसर रहेगा। मनरेगा का प्रसार सिर्फ उन तक किया जाना चाहिए जिनके पास बैंक खाता। कितना नेगेटिव बात कर रहा है, मतलब अच्छा और जो गरीब लोग उनको साइड में कर दो, फालतू की बात है। ठीक है, सिर्फ वर्ड पढ़ो। ठीक है, आगे देखो। मजदूरी के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का लक्ष्य गांव के नेताओं की मध्यस्थता को समाप्त करना ही नहीं था। क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात है। अगला देखो। वर्तमान परिदृश्य में कागजों पर आधारित भुगतान व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक भुगतान व्यवस्था से अधिक दक्ष है। सोच रहे हो कितनी नेगेटिव बात है, न्यू टेक्नोलॉजी को खराब बता रहा है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सेंस क्रिएट हो जाएगा ना तो पकड़ोगे, फट से एग्जाम में पकड़ोगे आप लोग। ठीक है, अब देखो। ग्रामीण निर्धनों को वित्तीय साक्षरता उपलब्ध कराना आवश्यक है। दैट द पॉजिटिव सॉल्यूशन अप्रोच है। ठीक है, इसलिए ये सही हो गया। अब देख रहे हो एक चीज़, हल्का सा अपन एक आइडिया ले लेते हैं पैसे का तो कितना फायदा मिलता है। देखो, मानव विकास को संवर्धित करने वाले व्यक्ति समूह और नेता कड़ी संस्थागत संरचनात्मक और राजनीतिक बाध्यताओं के अंतर्गत कार्य करते हैं जिनसे नीति के विकल्प प्रभावित होते हैं। तो एक अपने को एक आइडिया लग गया। ठीक है, अब आगे देखो। इधर संवर्धी के प्रभावशाली कीर्तिमान वाला चीन का अनुभव इन व्यापक सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है और मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश की प्रमुखता देने वाले संतुलित दृष्टिकोणों के साथ आगे बढ़ने के महत्व पर बल देता है। तो अपने को भी ऑटोमेटिक देखो, देख रहे हो लास्ट में सॉल्यूशन दिया रहता है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम बता देगा, फिर आखिर में सॉल्यूशन दिया रहता है, तो ये अप्रोच पता लग जाता है उसे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना कौन सा सही है। ठीक है, अब देखो। विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के एक लिए मजबूत संस्थागत संरचना ही एकमात्र आवश्यकता है। काटो, गया ऑटोमेटिक पता लग गया, 2 सही है। तो 2 पढ़ने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में, यहाँ तो पढ़ लो पर याद रखना एग्जाम में नहीं पढ़ने की जरूरत है। मानव विकास और आर्थिक समृद्धि सदैव सकारात्मक रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। तो ये बात सही है। अब देखो यहाँ सदैव बढ़ करके काट मत देना, सदैव के साथ यहाँ नहीं भी आ रहा है, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये पॉसिबल बना दिया इस स्टेटमेंट को, तो ये सही है, ये बात सही है। कोई जरूरी नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, या कोई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, ये कोई नेवर, कोई ज़रूरी नहीं है सदैव ऐसा होगा। नहीं लगा कि इसने अच्छा सही बना दिया इस स्टेटमेंट को, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अगला देखो। केवल अपन आगे पढ़ेंगे, केवल मानव विकास पर ही बल देना आर्थिक समृद्धि का लक्ष्य होना चाहिए। देखो अब ये एक दूसरे से एक तरीके से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये स्टेटमेंट एक दूसरे से विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है इन दोनों में। यही तो बात यहाँ काट रहा है कि भाई मानव विकास और आर्थिक समृद्धि हमेशा हो तो उसको जरूरी नहीं है। अरे यहाँ पे बोला नहीं मानव विकास पर बल देना ही चाहिए, गलत। काटो आंसर। ये किसका गलत हुआ था? सही हुआ था सर, ये तो लॉजिक लगा पाए थे? हाँ, लॉजिक लगा के सही हुआ था ये। हाँ ठीक है, अब आगे देखो। आर्थिक असमानता में कमी, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि अनिवार्य है। मैं फिर बार बता रहा हूँ भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि आर्थिक असमानता में कमी आएगी। ठीक है भाई, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो इंश्योर करो ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ से सिली होता है। अडानी की ग्रोथ तो हो रही है, देश की ग्रोथ हो रही है, परंतु इनकम इक्वलिटी तो बनी हुई है ना। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट तो गए। आगे देखो। पर्यावरण का निम्नीकरण कभी कभी, देखो कभी कभी वर्ड पॉसिबल वर्ड बना दिया, आर्थिक समृद्धि का ही परिणाम होता है। ये बात तो सही है, अपने को पता है। आज जंगलों को काटा जा रहा है, रोड बन रही है, रेलवे बन रही है, खनन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को डिग्रेड करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हो ना, तो कभी कभी साफ बोले समृद्धि का परिणाम होता है, ये बात सही है। ठीक है, आराम से पॉसिबल स्टेटमेंट है, सही है। अब आगे बढ़ो। 39। अब देखो ध्यान से, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अब की बात 2022 वाले मैंग्रोव के बारे में। ठीक है, मैंग्रोव वनों में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ टनों पत्तियां झड़ सकती है। कवक और जीवाणु पत्तियों के इस ढेर को अपघटन कर उनको भोग कर जाते हैं। यही यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है जीएस का। और उन्हीं नन्ही कर्मियों और किस्टियाँ खा जाती है, तत्पश्चात छोटी मछलियों को भोजन बनती है और फिर ये बड़ी मछलियों पक्षियों मैंग्रोव भोजन। तो कितना पॉजिटिव मैसेज वाली बात कर रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यूपीएससी में पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, जीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो ध्यान से देखना।
अब अपने पता लग गया कि मैंग्रोव के बारे में क्या क्या है, वो कैसे काम करता है, क्या है, उसके बारे में बात कर रहा है। ध्यान से देखना कैसे कटेगा। समुद्री वनस्पति जात और प्राणी जात का संगठन मुख्यतः मैंग्रोव द्वारा निर्धारित होता है। क्या बात कर रहे हो? अरे यहाँ पे ऐसी कोई बात बोला है? समुद्र की तो कोई बात ही नहीं बोला। मुख्यतः वर्ड तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, अब आगे देखो। मैंग्रोव वन सभी समुद्री पारितंत्रों का अनिवार्य घटक है। ये लो फालतू की बात हो गई। ठीक है, अब देखो 2 कट गए। अब आगे देखो, मैंग्रोव वनों के बिना, देखो अब ध्यान से पढ़ना, ये एक्सट्रीम वर्ड है, बिना तटीय शहरों में आहार श्रृंखलाएं नहीं बन सकती। काट दो ये तो अलग ही बात हो गई। अब देखो ऐसे आंसर आता है, कतिपय समुद्र तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव वनों की निर्णायक भूमिका होती है। ठीक है, अब आगे देखो। स्वतंत्रता से मेरा आशय एक ऐसा वातावरण इच्छुक रूप से बनाए रखने से है जिसमें सभी मनुष्यों को अपने श्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। ये यूपीएससी जीएस का भी क्वेश्चन आया हो 2019 का। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी बोल दिया है कि भाई स्वतंत्रता मेरे आशय, मतलब खुद बता रहा है, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें सभी मनुष्यों को श्रेष्ठ होने का, मतलब ग्रोथ होने का अवसर मिले। ठीक है, सीधी सी बात है। ध्यान से आप देखो, स्वतंत्रता मानवीय कार्यकलाप पर नियंत्रण का अभाव है। यही सेम क्वेश्चन 2018 में भी आया था। ठीक है, विधि की उसमें बात थी। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है कि अभाव का मतलब यानी जिसमें सभी मनुष्यों को अपने श्रेष्ठ रूप में होने का अवसर मिले। ऐसा नहीं कि उस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता सबकी स्वतंत्रता की बात हो रही है। स्वतंत्रता मनचाही कार्य करने का सामर्थ्य है। ये लो, ये तो बिल्कुल नेगेटिव। कल कोई रेप करेगा तो वो तो बोल देगा नहीं ये तो स्वतंत्रता है मेरी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये तो गया काम से। स्वतंत्रता वह है जिसे निष्पादित करने के लिए लोगों की विधि की अनुज्ञा प्राप्त है। क्या बात कर रहे हैं? मतलब सोचो कि ये तो इस तरीके से बात बोल दिया है कि जैसे आप पार्क घूमने जाओगे, ऐसा कानून बना है, कानून में लिखा है तो ये तो फालतू की बात होगी ना। इलॉजिकल स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, आखिरी इस लाइन को पकड़ो, जिसमें सभी मनुष्यों को अपने श्रेष्ठ रूप में, कहाँ ऐसी बात कर रहा है? स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की संवर्धि के लिए, देखो, आवश्यक दशाओं को बनाए रखना है। यही तो इस आखिरी लाइन में लिख रहा था। डी आंसर। स्वतंत्रता मानव के ऊपर नियंत्रण, ये नेगेटिव बात है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। स्वतंत्रता मतलब साफ बोला कि सभी मनुष्यों को अपने श्रेष्ठ रूप में होने, स्वतंत्रता मानव व्यक्तित्व की समृद्धि के लिए आवश्यक दशाओं को बनाए रखना। यही तो चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, उसकी डिजायर है कि ऐसा बने, ऐसी इन्वायरमेंट बने जहाँ पे लोग फल फूल सके। अब ठीक है, अगला देखो। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से, देखो मैंने याद करो, मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया था उस टाइम। देखो उस पर इन्होंने पैसेज पूछ लिया। और एक चीज़ नोटिस करो, ये रिपीटेड ही है। अगर आप उधर 2011 से 14 को देखोगे तो देखो, इन्वायरमेंट मोस्टली इकोनॉमी यही आते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की उपज में रुकावट हुई है और कीमतों में वृद्धि होने की वजह से पूरे विश्व में बहुत सारे लोग पहले से भूखमरी का शिकार है। और जलवायु परिवर्तन के कारण केवल खाद्य नहीं बल्कि पोषक तत्व भी अपर्याप्त होते जा रहे हैं। एक मोटा मोटा आइडिया लग गया अपने को। दूसरी ओर गरीबी जलवायु परिवर्तन की कारक है, क्योंकि निराश्रित समुदाय अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पूरा करने के लिए संसाधनों का आधार नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। इसलिए गाँव में देखना, जो लोग गैस सिलेंडर नहीं खरीद पाते तो क्या कहते हैं, पेड़ों को काटते हैं। तो ये बात एकदम सही है, एक लॉजिक मिल गया। अब देखो ध्यान से देखना कैसे आंसर आएगा। अब देखो, अब अपने को पता लग गया एक तो क्या जलवायु परिवर्तन के कारण क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या है। दूसरा गरीबी भी एक जलवायु परिवर्तन का कारण है। अब देखो दोनों में कोरिलेशन है कहीं ना कहीं। अभी वो अब ध्यान से देखना, हमें तुरंत अधारणीय कृषि पद्धतियों बंद कर देना चाहिए और खाद्य कीमतों को नियंत्रित करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो? इमीडिएट एक्शन इज मतलब ऑलवेज रॉन्ग। क्या बात करो, कोई भी तत्काल निर्णय तो कैसे गलत होता है। अभी श्रीलंका में जो क्राइसिस हुए थे, यही तो एक रीजन था। उन्होंने वहाँ ने क्या किया, उन्होंने जैविक कृषि और 100% जैविक कृषि लागू कर दिया देश में पूरे में। तो ये मूर्खता ही है। ठीक है, तो इमीडिएट एक्शन ऐसे गलत हो गई, चीज़ याद रखना। विश्व के सभी देशों को, ये लो, सभी देशों को गरीबी और कुपोषण से लड़ने के लिए एकजुट होना ही चाहिए और गरीबी को एक सार्वभौम समस्या की भांति देखना चाहिए। आप मुझे बताओ, 10 लोगों को एक जगह नहीं कर सकते, पूरे देशों को एक जगह कैसे करोगे? मतलब इम्पॉसिबल वे है, नॉट। ठीक है, और यह कहीं पे देखो ऐसी कोई बात भी नहीं बोल रहा हूँ। अब आगे देखो, सरकार को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अधिक निधियों का आवंटन करने चाहिए। अरे बात है कि भाई जो निधियाँ बांटी जा रही है उसी को करप्शन होता है, उन्हीं को अच्छे से प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। बहुत सरकारी है ना स्कीमें जो होती हैं, उनको पैसे रिटर्न होके आ जाते हैं,
कभी अगर आप बजट का एस्टिमेट अगर मूल्यांकन करोगे ना, तो वहाँ पता लगता है कि बहुत सारी जो स्कीमों पे पैसे दिए गए थे वो हुए ही नहीं। ठीक है, और ये बोला अधिनिधि को आवंटन करना चाहिए और निर्धन समुदाय को दिए जाने वाले खाद्य उपदानों में वृद्धि करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, उल्टा अपन प्रोग्राम चल रहा है कि गिव इट कैंपेन, सब्सिडी छोड़ दो, और ये बोला और ज़्यादा सब्सिडी दो। नेगेटिव। अब देखो ये आखिरी जो लाइन है यहीं से पता लग गया था अपने को, आंसर तो यही आएगा। निधन तथा जलवायु के प्रभाव एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं और इसलिए हमें अपनी खाद्य प्रणाली को पुनः कल्पना करनी होगी। कितना अच्छी बात बोल रहा है। कोरिलेशन है, तो मैंने वो एग्जांपल भी दिया था कि गांव में लोग लकड़ियाँ काटते हैं, बस आंसर आ गया। ये गलत हुआ था नगीना? सर गलत हुआ था ये मेरा, पता नहीं कैसे गलत हुआ, पर बी होगा इसका आंसर। तो सीधा सीधा कट रहे थे, सारे ऑप्शन कट रहे थे इसमें तो। पता नहीं सर, सॉल्यूशन को देखो यही तुम लोग, हाँ वही ना, यही तो गलती है तुम लोगों को। माइंड ऑफ स्टेटनेस जो मैं टेक्निक बता चुका हूँ भाई, वो 20-22 प्लस सही करने की है। अब आप लोग यही कहीं ना कहीं गलती कर ही रहे हो। चलो आगे देखो, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अब देखो यूपीएससी ने यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, इसी रिपोर्ट के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कौन निकालता है ये रिपोर्ट। आगे जाके देखना क्वेश्चन आया हुआ जीएस में। ठीक है, विश्व वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने पाया है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के कुल ऋण और इक्विटी में निवेश में किया गया पोर्टफोलियो निवेश का पिछले दशक में दोगुना होकर 12% हो गया। ठीक है, तो इतना पता लग गया कि FII की बात हो रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वालों की। ठीक है, इस घटना को एक आशंका भी बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की मात्रात्मक ढील, ठीक है, नीति में आसन उत्क्रमण और होने की दशा में एक संकल्पबद्ध प्रतिक्रिया रूप में विश्व की वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। सकती है मतलब पॉसिबल स्टेटमेंट बोला है। अब ध्यान से देखो, उभरती अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अच्छे ही नहीं है। क्या बात करें, फिर तो कोई देश इसको अपनाएगा ही नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, उन्नत अर्थव्यवस्था विश्व की वित्तीय स्थिरता को खोखला करती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, पर ये बोलो शक्ति बोला है, हो सकता है, यहाँ पे क्या बोल दिया, करती है। यही चीज़ देखो समझने की है, करती है, जस्ट द स्पेसिफिक बोल दिया कि होता ही है। और यहाँ पे देखो वो खुद बोला शक्ति, हो सकता है, मे भी ऐसा सम पॉसिबिलिटी अमेरिका ने ऐसा कुछ किया हो, उससे चांसेस हुआ हो। भारत को भविष्य में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश स्वीकार करने से बचना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव बात हो गई। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से मिलने वाले आघात का खतरा रहता है। अब देखो ये पॉसिबल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, कहीं पे भी इसमें एक्सट्रीम, अब देखो यहाँ बचना चाहिए, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। अरे यही तो अपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। शक्ति वर्ड में फिर बताता हूँ कौन सा वर्ड का यूज कर रहा है, यही चीज़ है। अरे पैसेज को क्या यूपीएससी पूरा क्लियर करने के एग्जाम का यही वो है लॉजिक। आप स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज कर रहे हो। अब देखो ध्यान से देखना, खुले में मलत्याग अनर्थकारी हो सकता है जब भी अति सघन आबादी वाले क्षेत्रों में लाया जा रहा हो। ये मानव मल को फसलों को खाद्य सामग्री, सीधा सा समझ में आ गया, ओपन डेफिनेशन का उसका है, सब समझ गए। अगर जीएस में पढ़ा होगा, बहुत नॉलेज होगा इस चीज़ों के बारे में, तो अपने ऑटोमेटिक समझ में आके डायरेक्ट आ जाता है। अब मैं फिर बताऊँ, देखो ये जीएस का है, और जितना जीएस का, अब देखो मुझे पता लग गया कि भाई किस किस के बारे में है। ठीक है, अब ध्यान से समझना कैसे आएगा आंसर। खुले में मलत्याग सभी विकासशील देशों की लोक स्वास्थ्य समस्या क्या मतलब समझ रहे हो। कभी आप देखो यही मतलब यूपीएससी यही सिखाता है, आप जनरलाइजेशन मत करो। जैसे अपन बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के बारे में या किसी के बारे में अपन बोल रहे हैं, जैसे मोदी के बारे में अपन मान लो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो तो व्यक्ति खराब है ये, अरे भाई कुछ तो अच्छा ही होगी ना उसमें, सारी बुराई ऐसे ली। तो ये यूपीएससी इन चीज़ों से यही सिखाना चाहता है, भाई सभी विकासशील देशों में समस्या, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। भारत के केंद्रीय और राज्य सरकार के पास इतने पर्याप्त संसाधन ही नहीं कि प्रत्येक घर के लिए सोचो कितना नेगेटिव हुए। अरे 2015 पेपर है, उसी टाइम मोदी ने लागू किया था वो। ठीक है, तो इसीलिए पूछा तो सर कैंपेन में चला था इसका। हाँ वही तो। अरे ये देखो कितना नेगेटिव, मैं फिर बता, जहाँ गवर्नमेंट को नेगेटिव ऐसे दिखा रहा हो तो ऐसे कट जाएगा। तो ये तो गवर्नमेंट को इनकेपेबल बता रहे, इनकेपेसिटी बता रहे हैं। अब आगे देखो, खुले में मलत्याग भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक स्वास्थ्य मतलब यही भारत की समस्या, और तो कोई समस्या ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, गलत है। खुले में मलत्याग भारत के कार्यबल वर्क फोर्स की मानव पूंजी में हरास लाता है। एकदम जनरल स्टेटमेंट है, एकदम सही बात है। अरे यही तो बात हो रही है, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर देखोगे, खुले मलत्याग अनर्थकारी हो सकता है जब ये अति सघन आबादी वाले व्यवहार में लाए जा रहा हो, तो वहाँ की एफिशिएंसी को घटाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। मतलब ऐसे भी अपने को पता है यही आंसर है, और तो स्टेटमेंट सारे ऐसे ही कट रहे हैं।
ठीक है, अब इधर आ जाओ। हम सामान्यतः लोकतंत्र की बात करते हैं, पर जब देखो सामान्यतः वर्ड, ये ध्यान से समझो, वो जनरल वर्ड यूज़ करता है, सकता है, इस तरीके लोकतंत्र की, इसलिए एक्सट्रीम वर्ड जो है गलत जाते हैं, ये चीज़ ऑब्जर्व करो। लोकतंत्र की बात करते हैं, पर जब किसी विशेष पर बात आती है तो हम अपनी जाति या समुदाय पर धर्म से संबंध रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखो ह्यूमन बिहेवियर की बात कर दी इन्होंने। जब वोटिंग की बात आती है तो हम जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट देते हैं, पर जब ऐसे बात होती है डेमोक्रेसी की तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये समझ में आ गया, उसी के बारे में बात है। ठीक है, हमें इस स्थिति में होना चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य की इज्जत मिले और विकास का अवसर उन पहुंचे जो उससे योग्य है, न कि उन्हें जो समझ। देखो ये सीधा सा पता लग गया, पॉलिटिकल जो अपन करते हैं ना भाई, अब देखना जैसे अभी चुनाव होंगे तो हाँ अपनी समुदाय का, अपनी जाति का है तो इसको वोट देना, चाहे वो कुछ भी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, पर वोट देना उसी को कि अपनी कास्ट का है। इसके जस्ट अपोजिट वैसा व्यक्ति खड़ा हो गया जो अपनी कास्ट का नहीं है। तो लोग, बस यही है चीज़। हमारे देश में पक्षपात का यह तथ्य बहुत असंतोष दुर्भावना के लिए उत्तरदायी है। तो सीधा सा लॉजिक समझ में आ गया किस तरीके की बात कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे लिए कभी संभव नहीं होगा कि हम अपने देश में सच्चा लोकतंत्र, क्या बात करो, कितना नेगेटिव। मान लो मैं भी सब पॉसिबिलिटी हो गया तो, मतलब समझ रहे हो ना कितने इनलॉजिकल बात कर रहे हैं। अगला देखो, अब तक हम में से कोई भी वास्तु लोकतंत्र का समझ ही नहीं सका है। अरे वाह, अरे वाह। अब आगे देखो, हमारे देश में अनेक जातियों, समुदायों, धर्मों का अत्यधिक विविधता है। ये तो इसमें देखो अपने, देखो इसलिए बता, अपने एक आइडिया लिया तो उसे क्या पता लगा, अरे भाई उसमें बात हो रही है कैसे अपन बिहेव करते हैं। सच्चा लोकतंत्र तब सभी को समान अवसर देकर ही स्थापित किया जा सकता है। एकदम सही बात है। जब अपन कास्ट के आधार पर, इन आधार पर छोड़ के लोगों को वोट देंगे तब जाके सच्चा लोकतंत्र बनेगा। कितना अच्छी बात बोल दी है। हमारे देश जाति, समुदाय, धर्मों का अत्यधिक विविधता, उससे क्या मतलब अपने को, उसकी बात ही नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा है। ये चीज़ याद रखना। एक आध स्टेटमेंट ऐसा हमेशा होता है कि आउट ऑफ बॉक्स बात करता है, जो जिसमें पैसे से को मतलब नहीं है। ये भी गलत हो गया था? नहीं सर, ये तो सही हुआ है। ठीक है, जहाँ गलत होगा अब देखना, ठीक है, और बताना क्यों गलत होगा। ठीक है, अब देखो, बचत संग्रहण हेतु अब ये पता लग गया कि फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, जो सेविंग है, उसको बढ़ाने का तरीका है। सुरक्षित, विश्वसनीय और वैकल्पिक वित्तीय साधन प्रदान करने वाली औपचारिक वित्तीय संस्थान को होना, स्थापित किया जाना मूलभूत रूप से आवश्यक है। पता लग गया अपने को। बचत से गरीबी परिवारों को नकदी प्रवाह की अस्थिरता पर मदद मिलती है, उपभोग में आसानी होती है, कार्यशील पूंजी के निर्माण में मदद मिलती है। औपचारिक बचत तंत्र के सुलभ न होने से गरीब परिवार तुरंत खर्च कर देने के प्रॉब्लम को बढ़ावा मिलता है। एकदम बढ़िया बोल देते। सेविंग की बात बता रहा है, सेविंग के क्या फ़ायदे हैं, सेविंग से क्या होता है, गरीब लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, सीधे सब बात पता लग गया अपने को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से देखना। अब देखो, भारतीय वित्तीय संस्थाएं ग्रामीण परिवारों को, ठीक है, अपनी बचत के संग्रहण के लिए कोई वित्तीय साधन अब देख रहे हो यूपीएससी, मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझो। और ये मैंने देखा है सर, इस वाले पेपर में ना मैंने नोटिस किया था कि बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हैं इस वाले पेपर में 2015 वाले। दूसरी बात देखो, इस टाइप के स्टेटमेंट तो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। ये कोई उपलब्धि नहीं करा सकती, इनएफिशिएंसी गवर्नमेंट को नेगेटिव ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, गया सर आपके ईयर में बहुत कम है, इस पेपर में जितने हैं ना इतने नहीं है। इसमें ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। लॉजिक समझो, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो क्लू देता, कैसे आउट ऑफ बॉक्स स्टेटमेंट दे देगा, तो वो चीज़ समझो। मतलब मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही तो ऑब्जर्व करना है आपको, बार बार पेपर देख के यही माइंडसेट तैयार करना है कि यूपीएससी किस किस तरह की अप्रोच करती है स्टेटमेंट को गलत बनाने की। मतलब ये चीज़ समझो, माइंडसेट कैच करना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ नहीं वर्ड यूज़ करा दे, एकदम एक्सट्रीम वर्ड बात बोल देती है, तो ये क्या है, यही तो होता है। एग्जामिनर के हाथों में क्या होता है, वो कैसे स्टेटमेंट गलत बनाएगा, तो ऐसे ही करेगा। तो वही तो क्लू पकड़ना अपने को, उसी से एग्जाम निकलेगा। ये चीज़ याद रखना। गरीब परिवार उपयुक्त वित्तीय साधनों के सुलभ न होने के कारण अपनी आय बचत को व्यय करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। देखो आखिरी लाइन में यही बात बोला। औपचारिक बचत तंत्र के सुलभ न होने से गरीब परिवार तुरंत खरीदने पर बढ़ावा मिलता है। एकदम सही बात है, तो ये फ़ायदा है। तो ये नई अप्रोच है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस परिचय द्वारा क्या महत्वपूर्ण संदेश दिया गया? अधिक बैंकों को स्थापित करना, अरे नहीं। बचत को कैसे बढ़ावा दोगे? सकल घरेलू उत्पाद जुड़े समुदाय दर को बढ़ाना, नो। बैंक जमा पर ब्याज दर को बढ़ाना, अरे नहीं, उसकी बात नहीं। वित्तीय समावेशन प्रोत्साहन, मैं फिर बता रहा हूँ, मेंस का टर्मिनोलॉजी याद रखना हमेशा। मेंस की टर्मिनोलॉजी आंसर आता है डायरेक्ट, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, सरकारों को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं, देखो सकते हैं, जो अन्यथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकार अति उल्लंघन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी भूमि का अधिग्रहण करना या किसी भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार करना। किंतु जिस बृहत्तर लोकतंत्र के लिए ऐसा किया जाता है उसे जनता द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं लोगों के राइट्स की बात कर रही है कि बहुत सी बात ऐसा तो गवर्नमेंट ज़मीन हथिया लेती है, कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट की बात है, प्रॉपर्टी वाली उससे।
ऐसी व्यवस्था की युक्ति करनी होगी जो विवेकाधिकार के दुरुपयोग को यदि रोक न सके तो न्यूनतम कर सके, मतलब कम से कम एटलीस्ट कुछ तो कम हो। सरकारी कार्य मान्य नियमों और सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए तथा निर्णय समान रूप से पूर्ण में प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। तो मतलब सीधी सी बात होगी कि जैसे गवर्नमेंट क्या कहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं गवर्नमेंट को, तो भाई ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ अच्छी रेट मिल जाए, मतलब समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी वे की बात कर रहा है। अब देखो कैसे कटेंगे। सरकार को प्रशासन के सभी विषयों पर हमेशा देखो देख रहे हो हमेशा विशेष विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए। तो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावरफुल तो लोगों तो शोषण होगा फिर, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है। आगे देखो, ओपी में कोई भी ऐसे खतरनाक तार की धारणा नहीं है जो परिचय बने, जैसे कि छोड़ो ये तो ऐसे कट जाएगा। संसदीय लोकतंत्र तभी संभव है यदि सरकार को अपेक्षाकृत अधिक विशेष, यही तो फिर देखो यही पहले स्टेटमेंट में बात कर रहा है, गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बना दो। अरे यहाँ लोगों को पावरफुल बनाने की बात चल रही है। प्राधिकार के अनन्य विशेषाधिकार के प्रभावी होने की अपेक्षा, समझ रहे हो, गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाने से ज़्यादा अच्छा है नियमों और रक्षापों की सर्वोच्चता अभिवाही होनी चाहिए। कितना अच्छी बात बोल रहा है। अरे स्वाभाविक बात है, नियम बनने चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे नहीं जब चार हथियार लेता है वो लोगों की ज़मीन है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो एकदम अच्छी बात है। सर यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। या पहली लाइन में पैसेज की पहली लाइन में दिया हुआ है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो अन्यथा व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का भी अति उल्लंघन कर सकते हैं। अरे नहीं, एकदम नेगेटिव वे में समझ लिया उसको, यही तो है। अब तुम कभी हमेशा एक चीज याद रखना है, तुम यही तो तुम कहीं ना कहीं तो अपने जो लॉजिक माइंडसेट उसका यूज नहीं करो। ध्यान से समझो, खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? ये तो तानाशाही हो गई। याद रखना, डेमोक्रेसी में व्यक्ति के जो राइट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सरकार से। यार यूपीएससी ने एक बार जीएस में भी क्वेश्चन पूछा था ये, तो ये तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे गलत। आपने क्या मारा था इसमें? ए मारा था, इसमें डी लगाया था सर मैंने। डी कैसे मार दो? इसमें कोई भी खतरे तार की धारणा नहीं जो प्रश्न बनाए जा सके। अरे ये तो है ही, नियमों रक्षा पर सर्वोच्चता। देखो ये आखिरी लाइन मैंने जो पढ़ी है यहाँ देखो, ऐसी व्यवस्था की युक्ति करनी होगी जो विवेकाधिकार के दुरुपयोग को यदि रोक न सके तो न्यूनतम कर सके। सरकारी कार्य मान्य नियमों और सिद्धांतों के ढांचे के अंतर्गत किए जाने चाहिए तथा निर्णय समान रूप से पूर्ण में प्रेडिक्टेबल होने चाहिए। यही तो बात बोल रहा है। या देखो, नियमों और रक्षा पर सर्वोच्चता अभिवाही होनी चाहिए। अब यही तो सोचना। तो बी को क्यों काट दिया आपने? आप ये सोचना बी को क्यों काट दिया? मैंने भी मौलिक अधिकारों का अति उल्लंघन पढ़ा पहली लाइन में, तो मुझे लगा कि नहीं अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसे सही होगा? यही तो गलती करते हो। चलो कोई नहीं, थोड़ा सीखो, गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, भारत सतत उच्च मुद्रास्फीति से ग्रस्त रहा है। निधि न्यूनतम वृद्धि समझ में आ गया, इन्फ्लेशन की बात चल रही है, किसके के कारण हो रहा है सब बता रहा है। इतना तो अपन जीएस में पढ़ते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बदलाव के प्रभाव के प्रति भारत की सुभेद्यता वनस्पति व्यापार उदारीकरण के साथ साथ और बढ़ी है। ये मतलब ग्लोबलाइजेशन जब से हुआ तब से बढ़ी है। उपदानों को कम करने के प्रयासों के कारण उन वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि हुई है जो निर्देशित है। अब इतना समझ में आ गया कि महंगाई के बारे में सारी चीज़ें, आर्थिक सुधार हुए हैं उसके बारे में जो सारी चीज़ें ध्यान से देखना। मौजूदा परिस्थितियों में भारत को पूरी तरह से व्यापार उदारीकरण की नीतियों सभी उपदानों से बचना चाहिए। ये तो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। मतलब ये तो बोला कि जो भारत ने एलपीजी रिफॉर्म किया उसको बंद कर दो, गलत बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अपनी विशिष्ट सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भारत अभी व्यापारिक उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए तैयार ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये इस टाइप के वर्ड देखते हो गलत होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। निकट भविष्य में भारत में सतत निर्धनता एवं मुद्रास्फीति की समस्या कोई समाधान नहीं है, इलॉजिकल बात है। आर्थिक सुधार प्राय उच्च मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, ये तो गलत नहीं हुआ होगा। हाँ सर, ये तो सही हुआ, ठीक है। अब अगला देखो, कोई भी अधिकार परम नहीं है। यही यूपीएससी 2023 में है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, पैसेज रिपीट होता है, मतलब इन द सेंस रिपीट होता है उसका। वो जो यहाँ जो समझाना चाह रहा है वहीं पे वो दूसरे वे से पूछ रहा है चीज़। कोई भी अधिकार परम अनन्य और अलंघनीय नहीं, ठीक है। इसी तरह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को उसको कल्पित वैधता के बेहतर संदर्भ में देखा जाना चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार में स्वतंत्रता के सिद्धांत का समता के सिद्धांत के साथ और इन दोनों का सहयोग के सिद्धांत के साथ समन्वय होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी राइट की बात कर रहा है, ठीक है। और उसमें चाह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी राइट को फंडामेंटल राइट से हटा दिए तो अब लोगों के पास कुछ राइट ही नहीं बचा है, नहीं। और याद करो, इसी से रिलेटेड एक और पैसेज पूछा, इसी पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कहीं ना कहीं जस्टिस की बात हो रही है, ऐसे बात है। देखो, व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार संविधियों
और धर्म ग्रंथों द्वारा विधिवत समर्थित एक नैसर्गिक अधिकार है। धर्म ग्रंथ क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो अपने पढ़ लिया था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो ये फायदा होता है। कहाँ धर्म ग्रंथों की बात चल रही है इसमें, तो ये हमेशा देखो आउट ऑफ बॉक्स देता है, ये यूपीएससी खासियत है। आगे देखो, व्यक्तिगत संपत्ति एक चोरी है तथा शोषण का उपकरण है, अतः व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। वो बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट हथियार लेती है लोगों की संपत्ति, ठीक है, उसको लेकर जस्टिस होना चाहिए। इसने फंडामेंटल राइट से हटा दिया तो उसको कुछ वो है ही नहीं। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार वितरक न्याय का उल्लंघन है, ठीक है, तथा सहयोग के सिद्धांत को निकलता है। अच्छा, आगे देखते हैं। आर्थिक न्याय का व्यापक विचार इस बात की मांग करता है, देखो मैंने बोला इकोनॉमिक जस्टिस, कि प्रत्येक व्यक्ति के संपत्ति अर्जन के अधिकार को दूसरे के संपत्ति अर्जन के अधिकार के साथ सामंजस्य। कितना अच्छी बात बोल रहा है। तो यही चीज़ है, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते यूपीएससी पेपर को बार बार देखते रहोगे तो आपके अंदर है ना वो एक इनर सेंस क्रिएट हो जाएगा जो स्टेटमेंट को पॉसिबल, अच्छा ये स्टेटमेंट अच्छे होते हैं, ये खराब है, एक्सट्रीम है, ये है। और ये तभी आएंगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब आप बार पढ़ोगे, बार जीएस का पेपर, सीसेट का पेपर, बार तब तक नहीं करोगे। मैं क्यों बार तुम लोगों से करवा रहा हूँ पेपर, पहले एक बार करवा दिया हूँ तुमसे, फिर मैं दोबारा करवा रहा हूँ, अभी तो और करवाऊंगा, बार यही करवाऊंगा। इसका रीजन ही यही है कि आप जब तक वो लोग समझोगे नहीं कि यूपीएससी कहाँ खेलती है, और वो तभी आता है जब बार पढ़ोगे आप। इधर देखो, तो ये गलत हुआ होगा ना कि ना मेरे अनुसार तुम्हारा? नहीं सर, सही हुआ ये। इसमें कैसे? ये मैंने आर्थिक न्याय को पकड़ लिया था। हाँ, तो अब ये देखो, ये जस्ट पॉजिटिव वे है ना। अब देखो ये दोनों चीज ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो, मानव राज्य के मध्य संघर्ष उतना ही पुराना जितना कि राज्य का इतिहास। यद्यपि सदस्य राज्य में व्यक्ति के प्रतिस्पर्धी दावों के बीच तालमेल बनाने के प्रयास हुए हैं, किंतु समाधान अभी भी दूर प्रतीत होता है। इतना समझ में आ गया। यह स्पष्ट है कि यदि व्यक्तियों को बोलने और कार्य करने की निरपेक्ष स्वतंत्रता दे दी गई तो उसका परिणाम अव्यवस्था, विनाश और अराजकता में हो सकता है। ये बात तो सही है। तो अपने को पता लग गया कि वाक अभिव्यक्ति की बात है, राज्य और स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखना, वाक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी समाज के हित में नहीं है। कितना नेगेटिव बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो गया काम से। मानव समाज की गतिशील प्रकृति के बावजूद प्राचीन मूल्य, विचार और परंपराएं बनी ही रहते हैं। राज्य स्टेट की बात हो रही है, अपने को इतना आइडिया लग चुका है। अराजकता और व्यवस्था लोकतांत्रिक परंपरा के स्वाभाविक परिणाम है। ये तो मतलब डेमोक्रेसी को नेगेटिव दिखा रहा है। ये सब क्या है, इलॉजिकल बात है। राज्य और व्यक्ति के दावों के बीच संघर्ष अनसुलझा बना रहता है। देखो यही तो अपने पढ़ा यहाँ से कि मानव राज्य के मध्य संघर्ष उतना ही पुराना जितना राज्य बहुत सालों से चला आ रहा है। यदि भी सदस्य राज्य में व्यक्ति प्रतिस्पर्धी दावों के बीच तालमेल बनाने का प्रयास हुए हैं, किंतु समाधान अभी भी दर प्रतीत होता है। यही तो समझ में, देखो यही है, अभी भी अनसुलझा है। हाँ, यही तो बात है। अरे जनरल स्टेटमेंट भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो कहीं पे एक्सट्रीम वर्ड नहीं दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो जलवायु परिवर्तन देख रहे हो, बार रिपीट होता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा जटिल नीतिगत मुद्दा है जो वित्त पर व्यापक प्रभाव डालता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले हर प्रयास में अंततः लागत शामिल है। भारत जैसे देशों के लिए अनुकूलन तथा न्यूनीकरण की योजनाओं, परियोजनाओं के अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए निधियन फंडिंग की अति आवश्यक है, ठीक है। अपने समझ में आ गया ये बात। अब आगे देखो, इस कार्य की मात्रा तथा इसके लिए निधियों की आवश्यकता को देखते हुए विकासशील देशों की मौजूदा तथा अनुमानित आवश्यकताओं के लिए जरूरी घरेलू वित्तीय संसाधन कम पड़ने की संभावना है। इस सम्मेलन की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधियन न्यूनीकरण प्रयासों वित्त पोषण के लिए उनकी घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगा। तो ये एक फंड देने की बात हुई थी, उस टाइप का है। तो अगर आप करंट अफेयर में इस चीज़ों का आइडिया होगा। अब ध्यान से देखना, अब इसमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी है, उससे आंसर निकलेगा। जलवायु परिवर्तन में विकासशील देशों की भूमिका के संदर्भ UNFCCC के अत्यंत अंतर्गत बहुपक्षीय वार्ताओं में निम्न कौन कौन से गहन चर्चा के विषय हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपने को पता है विकासशील देशों में न्यूनीकरण अनुकूलन कार्य का संवर्धन करना, ये तो है ही। देखो एडेप्टेशन न्यूट्रिशन यहाँ पे बात चल रही है, सबसे मेन है रही, ये तो आप GS में आप पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो ये तो है। देख चीज़ मैंने फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ ऑब्जर्व करना है, तीनों बहुत रेयर चांसेज में सही हुए हैं। जो सही हुए वो आपको पता लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अपने को पता लग गया अब यहाँ इसी में से आंसर है, ठीक है। अब देखो दूसरा पढ़ो, विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली उपज की हानि। अरे उपज की हानि का उसको कोई मतलब ही नहीं है। अरे ये चीज़ याद रखना, देखो एक यार क्लाइमेट चेंज हो रहा, अब सोचो उपज की हानि का तुम कैसे कोई पैसे दे पाएगा, उसको कोई लॉजिक नहीं। टेक्नोलॉजी का बात चल रही है। अपेक्षित वित्तीय सहायता का पैमाना तथा परिणाम, यही तो है, यही तो अपन देख रहे हैं कि कितनी वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। अरे मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ समझना भाई। उपज की हानि का देखो अब ये सेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि उपज की हानि का आप कैसे, पहले बात आइडिया नहीं लगा पाओगे।
झूठ माटी कल ही पता लगा पाकिस्तान पहुंच गया यूनियन ट्रिपल सी पास, हमारी तो करोड़ों रुपए जितनी फसल उगाते नहीं उससे ज़्यादा मांग रहे हैं पैसे तो मतलब खुश हो जाए, इलॉजिकल वे है। आप मान लो कि सप्लाई पानी बीज ही अच्छा नहीं डाला उसके कारण ऊपर से नुकसान होगा, तो कैसे आप जस्टिफाई कर पाओगे कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है? समझ रहे हो ना? तो ये लॉजिकल बात है, ये तो कभी हो ही नहीं सकती ये बात। मेरा पता है यहाँ पे क्यों गलत हुआ, मैंने सोचा आपदा आती है ना, जब बरसात आ जाती है या आंधी तूफान आ जाता है तो फसलों में नुकसान हो जाता है, तो उसकी मिलती है सब्सिडी। तो ये बात वहाँ चल रही है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज के कारण जो है कि कैसे फसलों को नुकसान हो रहा है, वो एक इम्पैक्ट है। समझ में आ रहा है कि यहाँ जलवायु परिवर्तन दे रखा है, वो प्राकृतिक आपदा कभी कभार आती है, वो एक अलग चीज। अब दूसरी बात ये सोचो ना, कैसे जस्टिफाई करोगे आप उस चीज को, ये सोचो ना आप कि कैसे कोई मतलब समझ बात फ्रॉड करते हैं सर, उसमें खूब सारा फ्रॉड करते हैं। हाँ, तो फिर वही तो बात है ना। अब आगे देखो, इस परिच्छेद में सम्मेलन विकसित देशों पर वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की जिम्मेदारी किस कारण से डालता है? अब देखो, जैसे ये एक जीएफ फंड भी करके अभी विकसित देशों ने नहीं दिया है, तो वो इसके कारण कि भाई इन्होंने बहुत सारा पॉल्यूशन किया है और इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसमें पार्टिसिपेट करे। रीजन ये है, सीधा सिंपल से एक मात्र रीजन है कि उन्होंने ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ज़्यादा वो किया है, बस। उनका प्रति व्यक्ति आय उच्च स्तर है, जीडीपी का नो, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमाव में उनका बृहत्तम योगदान है। देखो यही डायरेक्ट आंसर, ये जीएस में आप खूब बार पढ़ते हो, चर्चा में आता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ यार मैंने ये चीज़ नोटिस करवाया था, कारण पूछता मोस्टली एक आंसर आता है, उद्देश्य पूछता तब एक आंसर आता है, ये चीज़ ऑब्जर्व करो, ठीक है। आगे देखो, विकासशील देशों के संबंध में परिचय से यह अनुमान निकाला जा सकता है कि जलवायु परिवर्तन से उनके, अब देखो उन पे, अब तो डायरेक्ट स्टेटमेंट ये कनेक्टिंग है, उनके घरेलू वित्त पर प्रभाव पड़ना संभावित है, एकदम पॉसिबल स्टेटमेंट बोल रहा है। पड़ेगा ही, अब फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तो ये तो गया, ये तो सही है, एकदम जनरल स्टेटमेंट है। देखो संभावना है, इस टाइप के बड़े स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं। बहुपक्षीय व्यापार की समता पर प्रभाव पड़ना संभावित है। अरे देखो ध्यान से समझो, अब क्लाइमेट चेंज को लेके मान लो कि इंडिया है और मान लो यूएसए के बीच में व्यापार का एक चीज़ याद रखना, कभी भी बहुपक्षीय व्यापार की समता पर, ये कैपेसिटी पे बात बोल दी है। अगर ये बोलता कि उसके कारण जो मान लो कि व्यापार की कुछ वस्तुओं पे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे मान लो भारत में फूड प्रोडक्शन कम होने लग गया, तो व्यापार की समता जो कैपेसिटी, ये गलत है। कैपेसिटी वर्ड मैं पक्का बता रहा हूँ यहाँ गलत है। अब देखो, अगर देखोगे ध्यान से देखना, यहाँ कहीं ना कहीं बोला होगा, नीति का भाव अनुकूलन योजना के कार्य में एक बड़ी बात है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय वातावरण विकासशील देश उनके घरेलू न्यूनीकरण अनुकूलन कार्य संवर्धन के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता पैमाना था परिणाम सघन चर्चा के विषय। देखो यही डायरेक्ट आंसर मिल रहा है इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है यहीं पे। यह सम्मेलन विकसित देशों पर वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के जमाव में उनके योगदान के आधार वित्तीय सहायता प्रदान करने का, देखो इसका आंसर ये मिल गया। अब ये खोजा करो, जाके पढ़ा करो, बहुत फर्क मिलेगा इन चीज़ों से, ठीक है। अब आगे देखो, इस कार्य को देखते हुए उसकी नीति की आवश्यकता को देखते हुए विकासशील देशों को मौजूदा अनुमानित आवश्यकताओं के लिए जरूरी घरेलू वित्तीय संसाधन कम से बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ गया इसका आंसर। आगे देखो, इस सम्मेलन की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधि न्यूनीकरण परिषद उनके घरेलू संबंध, कहीं पे भी व्यापार की बात नहीं चल रहा, तो ये क्या है, आउट ऑफ बॉक्स स्टेटमेंट है। तो ये कारण है इसका गलत होने का, ये आंसर है। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि थोड़ा सा भी शार्प काम कर लोगे, इसी में 22-25 पैसे सही कर लोगे। निम्नलिखित में एक पर अनिवार्य विचार विमर्श किया गया है, ठीक है। अब देखते हो पूरा पता लग गया है, डिप्टेशन की इनकी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें। न्यूनीकरण हेतु सहायता देने के बारे में विकसित और विकासशील देशों बीच, हाँ यही तो बात है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अमेरिका हमेशा पीछे क्यों भाग गया था छोड़ के, जब ट्रम्प आया था, ट्रम्प तो छोड़ दिया था, फिर वापस से बाइडेन आया, वापस ज्वाइन किया, वो बोलता मैं क्यों दूँ पैसा अनुकूलन योजनाओं को कार्यान्वित करने में सभी देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी, सभी देश क्या बात कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के परिणाम के कारण विकासशील देशों की शासन समस्या, अरे नहीं कहा एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे, देखो आउट ऑफ बॉक्स बात हो गई, ये चीज ध्यान से समझो। विकसित देशों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन के कारण जलवायु परिवर्तन का होना, अरे नहीं, रीजन है फंडिंग का इशू। देखो आप स्टार्टिंग में भी पढ़ोगे तो यहाँ पे भी देखो फंडिंग अत्यावश्यक है, ठीक है। फिर आखिरी पैराग्राफ पढ़ो, आखिरी पैराग्राफ से पता लग जाता है, इस सम्मेलन की बहुपक्षीय क्रियाविधि के माध्यम से किया गया वैश्विक निधि न्यूनीकरण प्रयासों उनकी घरेलू क्षमता की वृद्धि करेगी। तो ये डायरेक्ट सीधा आंसर में दिया था, ठीक है। आई थिंक अब और कोई पैसेज नहीं बचा है, हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो देखो अब जैसे मैं इतना देखो एक्सप्लेन करने के बाद में कर रहा हूँ, लगभग 1 घंटा अपने को लग रहा है।
मैं लिख के दे रहा हूँ एग्जाम में आपको, जैसे मैं जो और आप जो नई टेक्निक अपना रहा हूँ कि हल्के से पहले ऊपर वाली लाइन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में नीचे वाली लाइन पढ़ लेते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी आप 40 से 45 मिनट में आराम से सारे पैसेज कर लोगे। अब बात है इसमें एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये चीज़ समझो आप। जैसे जो नए पैटर्न अपन अपना रहे हैं इसमें एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी, और मेरा मानना है 20 से 22 प्लस सही होंगे आप लोगों के। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछो। और कल मैं फिर बता रहा हूँ 2000 अब करके बैठो डेली, 2016 का पेपर करके बैठा ना, अरे लापरवाही मत करो, नहीं तो फिर मैं फिर बता रहा हूँ देख लेना। जिनका रिजल्ट नहीं निकलेगा उनका रीज़न रहा है जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ वो नहीं कर रहा, जो कर रहा होगा उसको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। यही होता है। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आप जैसे मान लो कि ये है पास होने का चांसेस है कि आप पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर कोई व्यक्ति जो मैं काम बोल रहा हूँ वो करते जा रहा है धीरे धीरे तो वो ग्रोथ होती जाएगी उसके व्यक्ति की। जो नहीं कर रहा है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी ऐसे चले जा रहा है ऐसे चले जा रहा है, तो ओवरऑल उसका जीरो ही जाएगा, रिजल्ट जीरो होगा। और जो व्यक्ति हमेशा हल्का फुल्का करते रह रहा है, काम करते जा रहा है, तो उसका रिजल्ट हमेशा आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता पॉसिबिलिटी। जैसे मोनिका को लेकर मैं क्यों चैलेंज करता हूँ, क्योंकि रीज़न उसका यही है कि कोई व्यक्ति अगर कंटिन्यूटी वे में अगर काम कर रहा है तो उसका रिजल्ट आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रोथ होती है, ये साइंस का सिद्धांत मान लो, मैथ का सिद्धांत मान लो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, किसी कुछ पूछना है?